हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी सेशन मॉडल टेस्ट पेपर की आंसर की। इस पेपर को कल हमने अपलोड किया था और आप सभी का असेसमेंट करने के लिए और आप सभी को ये भी कहा गया था कि आप सभी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लेकिन बहुत कम आंसर्स मिले हैं। कोई बात नहीं है, आपको नहीं आते हैं तो अच्छी बात है, आपको आते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर आपको आज आंसर की प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि सर इसकी आंसर की कहाँ पर मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि कल आपको इस पेपर के आंसर की मिल जाएगी। तो दोस्तों आज इस पेपर को हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। आप इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए। ये सभी 60 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से मिलती रहे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। refers the subjective sense of feeling unwell, it does not define a specific pathology known as। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है और पूछा गया है कि किसकी डेफिनेशन है। देखिए सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल, यानी कि जो फीलिंग अनवेल है ये क्या है, सब्जेक्टिव सेंस है। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि बिना किसी पैथोलॉजी के अगर सब्जेक्टिव सेंस अनवेल फील हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए इलनेस। मैंने आपको 2-3 बार ये पहले भी बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Disease are spread through bad air or to various forms of close contact with diseased person refers theory। आपको इस थ्योरी का नाम बताना है जिसमें यह बताया गया है कि जो डिजीज है वो बैड एयर की वजह से स्प्रेड होती है या फिर किसी पर्सन के क्लोज कांटेक्ट की वजह से होती है। यानी कि किसी पर्सन को कोई डिजीज कंडीशन है, उससे अगर अनदर पर्सन कांटेक्ट में आता है उसके, तो वो डिजीज उसके भी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, फिर स्प्रेड आउट हो जाती है। तो ये किस थ्योरी में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी कॉन्टाजियन थ्योरी। याद रखना बैड एयर से रिलेटेड जो थ्योरी है वो कौन सी है, कॉन्टाजियन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्शंस विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड एट इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस नॉन एज प्रिवेंशन। आपको प्रिवेंशन का टाइप यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई डिजीज कंडीशन है उसकी प्रोग्रेस को आप रोक रहे हैं या फिर उस डिजीज कंडीशन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उनकी प्रोग्रेस को आप रोक रहे हैं, तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट होता है, जिसमें डिजीज कंडीशन को पहले ही डायग्नोस करके उसको वहीं पर क्या कर दिया जाता है, मिनिमाइज कर दिया जाता है, ताकि कोई अदर से कॉम्प्लिकेशन या फिर जो प्रोग्रेस हो रही है डिजीज की वो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पॉपुलेशन कवर्ड बाई सब सेंटर इन हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो सब सेंटर है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, कहाँ की पॉपुलेशन को, हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज की। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी 3000, 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज की। 30,000 मत कर देना, अगर आपने एक बिंदु लगा दिया तो आपके भी एक बिंदु लग जाएगा, एक नंबर नहीं आएगा, आपके बिंदु लग जाएगा। तो 30,000 आपको नहीं करना, आपको 3,000 करना है। 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन जो होती है उसको कवर करता है सब सेंटर। 5,000 बोले तो प्लेन एरियाज और हिली ट्राइबल एरियाज की बोले तो 3,000 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पीएनसी विजिट शुड बी डन बाय एएनएम। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी किसी मदर की होती है तो उसमें जो एएनएम है वो कितने पीएनसी विजिट करेगी या कब कब पीएनसी विजिट करेगी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए 0, 3, 7 एंड 42 डेज। ये सभी डेज में है, यानी जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है उस दिन एएनएम को क्या करना है, विजिट करना है। तीसरे दिन विजिट करना है, 7वें दिन विजिट करना है और 42वें दिन भी क्या करना है, विजिट करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीएचएनडी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। जो वीएचएनडी है, वीएचएनडी का मतलब होता है विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। तो जो वीएचएनडी है ये कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी वंस ए मंथ, महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन पीएनसी एक्ट्स एज रेफरल यूनिट फॉर सब सेंटर्स। एक जो पीएनसी होती है उसके नीचे कितने सब सेंटर होते हैं या फिर कितने सब सेंटर के रेफरल यूनिट होती है पीएनसी। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 6, यानी जो एक पीएनसी होता है उसके नीचे कितने सब सेंटर होते हैं, 6 सब सेंटर होते हैं। अगर आपको बोल दे कि एक सीएनसी के नीचे कितने पीएनसी होते हैं तो फिर आपको करेक्ट आंसर करना है 4 पीएनसी। आपको पूछा जा सकता है कि एक जो सीएनसी होती है वो कितने पीएनसी की रेफरल यूनिट होती है, तो यहाँ पे आप फिर आपको आंसर में क्या करना है, 4। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइप बी
पीएससी कंसिस्ट डिलीवरी लोड ऑफ, जो टाइप बी पीएससी है उस पर कितना डिलीवरी लोड होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी 20 और मोर, यानी 20 या 20 से ज़्यादा डिलीवरीज लोड होता है, वो कहाँ पर होता है, टाइप बी पीएससी पे। अगर आपको पूछे टाइप ए पीएससी पे तो फिर आपको आंसर में करना है 20 और 20 से लेस, यानी कि 20 से कम डिलीवरीज लोड होता है टाइप ए के अंदर, और बी में कितने 20 से या 20 से ज़्यादा डिलीवरी लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट पीएससी एडोलसेंट्स फ्रेंडली क्लिनिक शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो पीएससी पे एडोलसेंट फ्रेंडली क्लिनिक जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वो कब करवाया जाता है, फिर महीने में या फिर वीकली कब करवाया जाता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी वंस ए मंथ, महीने में एक बार एडोलसेंट फ्रेंडली क्लिनिक जो है पीएससी पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OTA ऑर्थोटोलेडिन आर्सेनाइट टेस्ट बी यूज्ड टू डिटरमाइन। आपको यहाँ पे पूछा गया जो OTA है यानी कि ऑर्थोटोलेडिन आर्सेनाइट टेस्ट है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए यूज लिया जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए OTA टेस्ट किया जाता है। अगर आपको पूछे कि जो नॉर्मल फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है वो वाटर के अंदर कितनी होती है, दोस्तों आपको आंसर में करना है 0.5 mg पर लीटर। अगर 1 लीटर में 0.5 mg क्लोरीन है तो वो क्या है, नॉर्मल है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी का होगा। देखिए, द अमाउंट ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन शुड बी प्रेजेंट इन वेल, यानी कि वाटर के अंदर कितनी कैलोरीन अगर प्रेजेंट हो तो उसको आप वेल कहेंगे, यानी कि नॉर्मल आप बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए 0.5 mg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर 0.2 से 0.5 mg फ्री अगर कैलोरीन है तो उसको आप नॉर्मल वाटर बोल सकते हैं, वेल वाटर आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज एज ए मास फिनोमेनॉन नोन एज। जो डिजीज है उसकी स्टडी जो है मास फिनोमेनॉन से करते हैं उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी। ये एपिडेमियोलॉजी क्या है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सभी जो मोड है वो क्या है, इनडायरेक्ट मतलब डिजीज के ट्रांसमिशन का क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के मेथड्स है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी ट्रांसप्लेसेंटल। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन का मोड है, बाकी सभी क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी। कोई भी डिजीज कंडीशन अगर कंस्टेंटली एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया या फिर पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर वो अगर कंस्टेंटली प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, बी ऑप्शन बी एंडेमिक। इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड। मैंने आपको ये 2-3 बार पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो इंडिया है वो डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी स्टेज के अंदर आता है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी लेट एक्सपांडिंग। किसमें, लेट एक्सपांडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे कंडक्ट एवरी। आपको यहाँ पे पूछा गया जो SRS है उसका जो सर्वे करवाया जाता है वो कब कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ से SRS सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज सर्विलेंस इन विच हेल्थ वर्कर गो टू हाउस कलेक्ट द डाटा। वो कौन सा सर्विलेंस है जिसमें हेल्थ वर्कर जो है घर घर जाकर डाटाज कलेक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए एक्टिव सर्विलेंस। उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सर्विलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर IDSP आपको यहाँ पे पूछा गया अंडर IDSP द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन 3 स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग फॉर्मेट नेमली। यानी जो IDSP है उसके अंडर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो एक स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में की जाती है। तो उस जो स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग की जाती है उसके कौन कौन से नाम हो वो आपको बताने हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी SPL। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी SPL। एस का मतलब हो गया सस्पेक्टेड केस, पी का मतलब हो गया प्रिजम्पटिव केस, एंड एल का मतलब हो गया जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस या लैब कन्फर्म्ड जो केस होते हैं वो होते हैं SPL। तीनों का मतलब आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों ध्यान रखना, SPL से पी का मतलब भी पूछा जा सकता है, एल का मतलब भी पूछा जा सकता है, और जो एस है उसका मतलब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन BMW वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग कैथेटर यूरिन बैग्स कलेक्टेड इन। जो BMW वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर कौन से बैग के अंदर ट्यूब कैथेटर यूरिन बैग को कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए रेड बैग के अंदर जो होते हैं ट्यूब कैथेटर और जो बैग्स वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉजेज, जो नियासिन है उसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन बी पैलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स कॉजेज, अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की एडल्ट्स में तो वो क्या कॉज करेगी? यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सी ऑस्टियो मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज, जो पहली डोज विटामिन ए की है वो 9 मंथ पे दी जाती है, किसके साथ में? मीजल्स के साथ में। आपको यहाँ पे पूछा गया कितनी डोज फर्स्ट डोज यानी जो विटामिन ए की दी जाती है कितनी डोज दी जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है? यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पहली डोज में यानी जब 9 मंथ पे दी जाती है उस दौरान 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो पिलाई जाती है। उसके बाद 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जितनी भी डोज लगाई जाती है फिर पिलाई जाती है विटामिन ए की, वो सभी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ये सिंपली आपको पूछा गया, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी 100 IU यानी कि 100 इंटरनेशनल यूनिट। अगर आपको माइक्रोग्राम में पूछे तो फिर आपको आंसर करना है 2.5 माइक्रोग्राम MCG। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इन एन एडल्ट इज, जो एडल्ट होते हैं उनको कितने कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है? दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 1 ग्राम, 1 ग्राम या फिर 1000 mg, 1 ग्राम डेली कैल्शियम की जरूरत होती है एडल्ट्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICDS कवर्स, जो ICDS प्रोग्राम हो किन किन को कवर करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, एडोलसेंट्स, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, सभी को कवर करता है ICDS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा है, रूल ऑफ हॉलवेज इन रिलेटेड टू, जो रूल ऑफ हॉलवेज है वो किससे रिलेटेड है? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IDDM इज ऑल्सो नॉन एज, IDDM की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो ये जान लीजिए। IDDM को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे IDDM का मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी टाइप फर्स्ट, जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है उसको और किस नाम से जाना जाता है? IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अगर आपको पूछे कि टाइप सेकंड को और किस नाम से जाना जाता तो फिर आपको आंसर में करना है INDDM यानी कि इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप सेकंड को जुवेनाइल डायबिटीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो IDDM है उसको टाइप फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल फॉर कैंड mg/dl फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है वो कितना आपको देखने को मिलेगा अगर पर्सन को डायबिटीज मेलाइटस हो रखा है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी मोर देन 126 mg/dl या फिर इक्विवेलेंट टू 126 mg/dl। अगर 126 mg/dl से ज़्यादा या फिर 126 mg/dl तक अगर ब्लड शुगर लेवल मिलता है, वो भी कब? फास्टिंग ग्लूकोज लेवल, तो समझ जाना पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज़ BMI यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपको BMI का फॉर्मूला पूछा गया है कि BMI की यूनिट क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट kg/मीटर स्क्वायर, यानी जो BMI है उसकी यूनिट होती है kg/मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज इज, आपको यहाँ पे पूछा गया है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कौन सी है या फिर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज आप किसको बोलेंगे? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी 120 to 139/80/89, यानी कि 120 से लेकर 139 या फिर 80 से लेकर 79 mm/Hg तक जो पारा होता है स्पाइगमोमैनोमीटर में वो होता है प्री हाइपरटेंसिव स्टेज का, यानी कि यहाँ तक की जो यूनिट होती है वो प्री हाइपरटेंसिव स्टेज को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैगोसिस इज ड्यू टू, जो बैगोसिस हो किसकी वजह से होता है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन ए शुगर कैन डस्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेसिक यूनिट ऑफ HMIS इज, जो HMIS है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? यहाँ पे आपको सिंपली पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए
डाटा। जो HMIS है उसकी बेसिक यूनिट होती है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो सैक टेस्ट है वो कौन से वैक्सीन के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, डीपीटी की वैक्सीन के लिए सैक टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है, सैक टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट ऑफ FIPV वैक्सीन इज। आपको यहाँ पे पूछा गया है FIPV का रूट, जो FIPV है उस वैक्सीन का रूट आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। देखिए मैं फिर बता दूं, FIPV का मतलब है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो ID लगती है, कैसे, कौन से रूट से लगती है, इंट्राडर्मल रूट से लगती है, और ये अपर आर्म में लगती है, ये भी ध्यान रखना, ये अपर आर्म में लगती है। इसमें जो 2 डोज लगाई जाती है, जो FIPV है उसकी 2 डोज लगाई जाती है, एक तो 6 वीक पे और दूसरी 14 वीक पे। ये भी आप याद कर लेना, यहीं पे याद कर लेना। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि जो FIPV है इसमें F का मतलब फ्रैक्शनल, बाकी के IPO का मतलब आप जानते हो। ये 2 डोज इसके लगती है 6 वीक पे और 14 वीक पे, और ये अपर आर्म में लगती है, इंट्राडर्मल ये लगती है। अगर दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा होता IPV लिखा होता तो फिर आपका आंसर क्या होता, IM, यानी इंट्रामस्कुलर वो डोज लगती है, और सिर्फ एक ही डोज IPV की लगाई जाती है, वो भी कब, 14 वीक पे। और ये कहाँ पर लगाई जाती है, वो तो FIPV तो अपर आर्म में लगा दी, लेकिन जो IPV है वो कहाँ पे लगाई जाती है, थाई के अंदर। कहाँ पे, थाई में लगाई जाती है। तो ये दोनों डिफरेंस आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज नॉट ए फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी एक फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, डीपीटी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज डन बाय ऑल एक्सेप्ट। जो सर्वाइकल कैंसर है उसको सभी टेस्ट से आप डायग्नोस कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, प्री कैंसरियस लीजन्स। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए, VIA, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, बायोप्सी, FNAC, सभी से आप सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, कॉज ऑफ डेंगू इज। जो डेंगू है उसका पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कर देना ऑप्शन ए, एडिस एगिप्टी। जो एडिस एगिप्टी है वो क्या है, डेंगू का पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसकी बात हमने 2 दिन पहले ही की है, एलाइजा टेस्ट जो है वो सभी डिजीज कंडीशंस के लिए आप कर सकते हैं। मतलब एलाइजा से हम सभी डिजीज कंडीशंस का पता लगा सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी, जैसे जापानीज एनसेफेलाइटिस है, मीजल्स है और जो काला आजार है, तीनों ही कंडीशन के लिए एलाइजा टेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी ऑल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉप्लिक्स स्पॉट्स प्रेजेंट इन। जो कॉप्लिक्स स्पॉट्स है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी, मीजल्स। मीजल्स में कॉप्लिक्स स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉजेज ऑफ सिफिलिस इज। जो सिफिलिस है उसका कॉजेज या फिर पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव एजेंट होता है सिफिलिस का। ट्रिपेनोमा पैलिडम आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं स्पायरोचिट बैक्टीरिया। याद रखना, पूछा जा सकता है स्पायरोचिट बैक्टीरिया जो है वो क्या कोज करता है, तो आपको आंसर में करना है सिफिलिस। दोस्तों ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया से मतलब फैलने वाली डिजीज कंडीशन है, कौन सी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट। सभी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस ई को छोड़कर जो ऑप्शंस और दिए गए हैं, सिफिलिस हो, चाहे जेनेटल स्केबीज हो, चाहे गोनोरिया हो, ये सभी क्या है, STD है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टमिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस इज नोन एज। यानी कि जो बुक्स होती है या फिर रिकॉर्ड्स होते हैं उनको जो सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है उसके लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, ऑडिट। आपको ऑडिट यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VHSC, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, टू गेट रुपीज़ डैश पर ईयर एज यूनाइटेड फंड। जो VHSC है उसके लिए कितना फंड यानी कि सालाना आता है, मतलब एनुअली कितना फंड जो है VHSC के लिए दिया जाता है। और ये आपको मैंने बताया भी था, जो VHSC है उसका अकाउंट सरपंच और ANM दोनों का मतलब कंबाइंड होता है।
जो इनको फंड मिलता है वो कितना मिलता है, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये पर ईयर जो है VHSC के नाम पे ये फंड इनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाटाबेस इज मेंटेन्ड बाय VHSC बाई, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी VHSC के जो भी डाटाज होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी DPMU। DPMU का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, ये सभी VHSC के डाटाज को क्या करती है, मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोज ऑफ एल्बेंडाजोल टैबलेट फॉर 1 डिवॉर्मिंग राउंड्स, जो जिसको आप बोलते हैं हुकवर्म, राउंडवर्म, सभी यानी कि इनको डिवर्मिंग करने के लिए जो टैबलेट यूज ली जाती है एल्बेंडाजोल, उसकी कितनी डोज दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी 400 mg, 400 mg की टैबलेट जो है एल्बेंडाजोल की दी जाती है डिवर्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंगनवाड़ी कम्स अंडर, जो आंगनवाड़ी बनी हुई है वो आंगनवाड़ी किसके अंतर्गत बनाई गई है, फिर किसके अंतर्गत आती है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके अंतर्गत आती है आंगनवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, आपको यहाँ पे पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की लास्ट स्टेप क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी प्रैक्टिसाइजिंग द सॉल्यूशन, प्रैक्टिसाइजिंग द सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या है, लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MDT ट्रीटमेंट गिवन इन, जो MDT ट्रीटमेंट है वो किस में दिया जाता है, ये फिर किसके लिए यूज लिया जाता है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए MDT ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मलेरिया फीवर अटैक्स इन फॉलोइंग स्टेज, अगर मलेरिया फीवर का किसी को अटैक आता है या फिर मलेरिया किसी पर्सन को होता है तो उस दौरान जो फीवर आती है उसमें जो स्टेजेस बताएगी आपको वो आपको सही से बतानी है, मतलब सही से एडजस्ट कौन सी हो रखी है। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, अगर किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो उसमें जो फीवर आएगी उसमें सबसे पहले कोल्ड स्टेज आएगी, उसके बाद हॉट स्टेज आएगी, उसके बाद स्वेटिंग स्टेज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन्स द इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, आपको यहाँ पे पूछा गया है मीन्स टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज कौन सा होता है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी डी कोडिंग, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी डी कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EMR स्टैंड फॉर, EMR का मतलब क्या होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन करना है मेडिकल रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, EMR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट, जो भी एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली किसके डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर करना है आपको ऑप्शन बी थायमिन, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन, इसकी डेफिशिएंसी जो है एल्कोहलिक पेशेंट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज, जो BMW में येलो कैटेगरी के जो भी वेस्ट होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी इंसिनरेशन, उनको इंसिनरेट कर दिया जाता है, मतलब जला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोज विथ द MAC ऑफ लेस देन कंसिडर्ड माल नरिश्ड, MAC यानी मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो कितनी होती है माल नरिश्ड पेशेंट्स की, या फिर माल नरिश्ड जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनकी MAC कितनी आएगी। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी लेस देन 12.5 cm यानी कि सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर से अगर कम MAC है तो वो माल नरिश्ड के शिकार है। अगर 12.5 से 13.5 सेंटीमीटर की क्या है MAC है तो वो क्या है, बॉर्डर लाइन है, वो क्या है, बॉर्डर लाइन है। अगर 11.5 से कम होती है तो वो क्या होते हैं, सीवियर माल नरिश्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाशियोरकर रिजल्ट्स इन, जो क्वाशियोरकर है वो किसकी वजह से होता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए लो प्रोटीन डाइट, जो क्वाशियोरकर है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइट की कमी की वजह से होती है, मतलब प्रोटीन डाइट की कमी होती है उसकी वजह से क्वाशियोरकर होता है। और मरासमस में क्या होता है, प्रोटीन भी लो होती है और कैलोरीज डाइट भी क्या होती है, लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3D अकर्सिन, जो 3D है वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, पैलेग्रा, पैलेग्रा में जो है 3D सिम्टम्स होते हैं, नजर आते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, पैलेग्रा नियासिन डेफिशिएंसी की। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजप्शन ऑफ द केसरी दाल कॉजेज, जो केसरी दाल है उसका अगर कोई पर्सन कंजप्शन कर रहा है काफ़ी लंबे समय से तो उसमें कौन से कंडीशन होने के चांसेज होते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी लिथायरिज्म, लिथायरिज्म आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यानी लोअर लिम्ब पैरालिसिस इसकी वजह से हो सकता है, लिथायरिज्म की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनली आई डिसऑर्डर इन एल्डरली, जो एल्डरली पर्सनस होते हैं उनमें कौन सा कॉमनली
आई डिसऑर्डर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए कैटेरेक्ट। जो भी एल्डरली पर्सन्स होते हैं उनमें कैटेरेक्ट मोस्टली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इट इज़ ए परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट इन कॉल्ड। यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन दी गई, ये डेफिनेशन है किसकी, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिटन डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यानी जो भी क्लाइंट हेल्थ केयर की जो भी मैनेजमेंट करते हैं आप, उसके रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन है रिटन में आप लेते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी 60 क्वेश्चंस। बाकी जो भी और पेपर्स मिलेंगे वो भी आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल की लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।